आप देख रहे हैं माइंड स्टडी 22। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इसमें 1909 का भारत परिषद अधिनियम पर। और इससे पहले हमने 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसको हमने समझा बहुत अच्छे से। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जो वायसराय था और जो गवर्नर था, प्रांत में कौन था, प्रांत में गवर्नर था और सेंट्रल में कौन था, वायसराय था। ये क्या कर रहे थे, ये मतलब भारतीय सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य के तौर पर मनोनीत कर रहे थे। तो अब इनका प्रोसेस समझिए। अब 1892 में क्या किया, भारतीय जो सदस्य थे उनको गैर सरकारी सदस्य के तौर पे मनोनीत किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये चेंजेस लाते हैं और वो थोड़ा चेंजेस क्या लाते हैं उसको हम आपको बताते हैं। क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसमें क्या खास था, क्यों इसको जानना जरूरी है, ये सब आपको पता चल जाएगा। इसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए करते हैं शुरुआत। जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम था, 1909 का भारत परिषद अधिनियम में को क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जो मार्ले मिंटो जो है यानी लॉर्ड मिंटो कौन था, ये उस टाइम कौन था, भारत का वायसराय हुआ करता था। तो अब जो ये वायसराय था कौन, लॉर्ड मिंटो जो था ये वायसराय था। तो इसके नाम के यानी इसके समय में ये 1909 में भारत परिषद अधिनियम लाया जाता है और जो भी प्रावधान किए गए हैं वो किसका अकॉर्डिंग किए गए हैं, लॉर्ड मिंटो के अकॉर्डिंग किए गए हैं। तो लॉर्ड मिंटो जो है इसको क्या 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है इसका क्या किया जाता है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो लॉर्ड मिंटो है ये उस टाइम में कौन था, ये वायसराय हुआ करता था। ठीक है, अब चलते हैं इसमें पहला प्रावधान क्या हुआ था, इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। पहला जो प्रावधान है वो ये है कि एक तरफ तो केंद्रीय था, केंद्र में कौन था, केंद्र में वायसराय हुआ करता था और प्रांत में कौन था, प्रांत में था गवर्नर। अब जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थे इनके आकार में वृद्धि कर दी गई 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। अब थोड़ा आप जाइए 1892 के में, किसके में, 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसमें क्या था कि जो केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद है इसमें गैर सरकारी सदस्य के तौर पे भारतीय प्रतिनिधित्व को लियो तो गया था, ले लिया तो था उन्होंने, लेकिन उनकी संख्या कितनी थी, कम थी। कितनी थी, कम थी। यहाँ पे क्या कर दिया जाता है कि इसमें आकार में, इनके आकार में वृद्धि कर दी जाती है। जो केंद्र यानी जो वायसराय के विधान परिषद में था, यानी जो केंद्रीय विधान परिषद में जो सदस्य की संख्या थी वो कितनी थी, वो 16 थी। तो 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई 1909 में, 1909 में 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। तो अब जो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई, 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, यानी इनके आकार में वृद्धि कर दी गई। अगर हम प्रांतीय विधान परिषद की बात करें तो प्रांतीय विधान परिषद में क्या किया, उन लोगों ने जो प्रांतीय विधान परिषद था तो उनकी जो जनसंख्या थी, उनकी जो संख्या थी प्रतिनिधित्व की यानी सदस्यों की जो संख्या थी वो किस पे डिपेंड करती थी, उस प्रांत पे डिपेंड करती थी। तो इनकी जो संख्या थी वो एक समान नहीं थी, अलग अलग थी। अपने जो प्रांत था उनकी सदस्य संख्या अलग अलग थी। ठीक है, तो लेकिन दोनों के जो विधान परिषद थे, दोनों के विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई है और जो केंद्रीय विधान परिषद था इसमें सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 60 कर दी गई थी। ये इसमें पहला प्रावधान किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके दूसरे प्रावधान में। दूसरा प्रावधान किया गया कि प्रांतीय परिषदों में, प्रांतीय जो परिषद थे उन प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति दे दी। अब देखिए 1892 का भारत परिषद अधिनियम आप जाओगे और 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था इसमें क्या था, जो ये गैर सरकारी सदस्य था इनको प्रतिनिधित्व के तौर पे ले तो लिया था लेकिन इनको बहुमत नहीं दिया गया था। बहुमत किसका था, 1892 के भारत परिषद अधिनियम में बहुमत गैर सरकारी सदस्यों का नहीं था जिनको मनोनीत किया जाता था, बल्कि ब्रिटिशर्स का था। लेकिन 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम आया इसने क्या किया, इसने जो प्रांतीय विधान परिषद थे उन प्रांतीय विधान परिषदों में ये अनुमति दे दी गई कि जो गैर सरकारी सदस्य हैं ये भी बहुमत में आ सकते हैं, इनको भी बहुमत का अधिकार मिल गया था, बहुमत की अनुमति मिल गई थी। किसको, गैर सरकारी सदस्यों को 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। ये केवल प्रांतीय विधान परिषदों के लिए हुआ है, केंद्रीय विधान परिषदों के लिए नहीं हुआ है। केंद्रीय
जो प्रांतीय विधान परिषद है इनमें क्या कर सकते हैं, इनमें जो गैर सरकारी सदस्य हैं जो वायसराय के द्वारा मनोनीत किए जा रहे हैं, गवर्नर के द्वारा मनोनीत किए जा रहे थे, इनको क्या किया गया था, इनको बहुमत में आने का अधिकार दे दिया गया 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। अब हम बात करते हैं अगला प्रावधान किया गया था। तीसरा जो इसमें प्रावधान किया गया था वो किया गया था कि वायसराय हुआ करता था, एक गवर्नर हुआ करता था। प्रांत में कौन था, प्रांत में आपका गवर्नर हो जाएगा और केंद्र में कौन हो जाएगा, वायसराय हो जाएगा। जो ये वायसराय जो था, वायसराय क्या करता था, एक तो इसकी अपनी कार्य परिषद होती थी, ठीक है, और एक गवर्नर की अपनी कार्य परिषद होती थी, यानी कार्यपालिका होती थी। तो इन्होंने क्या किया कि भैया जो इनकी कार्यपालिका होती थी यानी जो कार्य परिषद होती थी उसके जो सदस्य थे, ठीक है, उनमें सदस्य बनने की अनुमति किसको दे दी, गैर सरकारी सदस्यों की, कि भैया जो भारतीय प्रतिनिधित्व है जिनको गैर सरकारी सदस्यों के तौर पर ब्रिटिशर्स ले रहे हैं, ठीक है, तो उन सदस्यों को एक तो क्या कर दी गई, उनको बहुमत की अनुमति दे दी गई 1909 में, और दूसरा वो क्या है कि जो कार्य परिषद है उसका भी सदस्य बन सकते हैं, ये भी अधिकार उनको दे दिया गया था। और क्या कर सकते हैं, वो सभा भी बना सकते हैं। सदस्य बनने और सभा बनाने यानी एसोसिएशन बनाने का प्रावधान उनको दे दिया गया था 1909 के भारत परिषद अधिनियम में, किनको, गैर सरकारी सदस्यों को। अब गैर सरकारी सदस्य क्या है, किस अधिनियम के तहत किए गए हैं, ये हम सबसे जो इससे पहली वाली जो वीडियो थी सब में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखा करो ताकि आपके समझ में अच्छे से आए, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो ये सदस्य बनने का जो कार्यपालिका या कार्य परिषद में जो सदस्य बनने का अधिकार दिया गया था, इससे के जो ऐसे भारतीय जो पहले जो सदस्य थे, ऐसे प्रथम भारतीय कौन थे जो कि मतलब सदस्य बनता है, को जो कि इस कार्य परिषद का सदस्य बनता है, केंद्रीय और प्रांतीय या फिर वायसराय और जो गवर्नर जो था, वायसराय और गवर्नर की जो कार्य परिषद थी, इस कार्य परिषद का सबसे पहला भारतीय प्रतिनिधित्व कौन बना था, उसका नाम था सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। कौन था, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ऐसे पहले भारतीय सदस्य थे। अब हम बात करते हैं इसका जो चौथा प्रावधान था वो था सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व का प्रावधान। अब जो ये सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व का प्रावधान था इसके भी अपना आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए ये क्या कह रहा है, जो सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व का प्रावधान क्या किया गया कि भैया मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम लोगों को क्या कर दिया, इन्होंने कंडीशन कर दिया कि पृथक निर्वाचन की, मतलब जो मुस्लिम लोग होंगे, जो मुस्लिम उम्मीदवार होंगे उनको केवल मुस्लिम लोग ही चुन सकते हैं। तो उनका पृथक यानी अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बना दिया कि मुस्लिम लोगों को कौन कर सकता है, मुस्लिम दाता ही चुन सकते हैं। मुस्लिम जो उम्मीदवार होंगे उन मुस्लिम उम्मीदवार को केवल मुस्लिम मतदाता ही चुनेंगे, ठीक है। पहला तो ये कर दिया कि पृथक निर्वाचन का क्या कर दिया गया, प्रावधान कर दिया गया। दूसरी बात सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें तो जो सांप्रदायिकता थी इसको वैधानिकता दे दी गई। भाई सीधी सी बात है, अगर ये पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया है जो कि मुस्लिम लोग जो होंगे मुस्लिमों को केवल मुस्लिम मतदाता ही चुन सकते हैं, मुस्लिम उम्मीदवारों को, तो इसका मतलब सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल रहा है। तो सांप्रदायिकता को कौन, वैधानिकता का प्रावधान मिला था 1909 में। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है इससे अकॉर्डिंग, इससे निकल कर आ रही है ये बात, इसको समझिए। अगर पृथक निर्वाचन का प्रावधान हो गया तो सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व का तो यहीं से उत्पन्न हो गई। अब सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व उत्पन्न हुई है तो सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रावधान कैसे माना जाएगा, क्योंकि ये 1909 के भारत परिषद अधिनियम में किया जा रहा है, इसलिए सांप्रदायिकता को वैधानिकता मिल गई, ये कानूनी रूप मिल गया, एक विधि मानी गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सांप्रदायिकता निर्वाचन के जनक माने गए। वाह वाह वाह, ये क्या बोल दिया, ये बोला भैया जो सांप्रदायिकता निर्वाचन के जो जनक हैं वो कौन है, वो जनक हो जाएंगे लॉर्ड मिंटो, जो कि भारत के वायसराय होते थे उस टाइम 1909 में। जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड मिंटो थे। तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता
सांप्रदायिकता निर्वाचन का जनक माना गया, यानी पिता माना गया। तो सांप्रदायिकता निर्वाचन का पिता कौन है? लॉर्ड मिंटो है, क्योंकि लॉर्ड मिंटो ने ही 1909 में सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, सांप्रदायिकता निर्वाचन की बात की, पृथक निर्वाचन की बात की। तो ये इसलिए जो सांप्रदायिकता निर्वाचन का जो जनक है वो कौन है? वो लॉर्ड मिंटो हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसका जो पांचवा जो प्रावधान है, पांचवा प्रावधान क्या किया गया कि भैया देखिए हम 1892 का जो 92 का भारत परिषद अधिनियम पढ़े हैं, उसमें क्या था? गवर्नर जो था, गवर्नर क्या कर सकता था? गवर्नर जब मनोनीत करता था गैर सरकारी सदस्यों को, जो भारतीय गैर सरकारी सदस्य थे उनको जो गवर्नर मनोनीत करता था वो किसके आधार पे करता था? जमींदारों की सिफारिश के आधार पे करता था, ठीक है। विश्वविद्यालयों की सिफारिश के आधार पे करता था, व्यापार संघ की सिफारिश के आधार पर करता था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सलाह के आधार पर करता था। और ये सब इन सब के आधार पर क्या करता था? जो गवर्नर था इन सब की सलाह या सिफारिश के आधार पर क्या करता था? गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत करता था। लेकिन 1909 के भारत परिषद अधिनियम में क्या कर दिया गया है कि जो भैया जो ये जमींदार लोग होंगे, जो विश्वविद्यालय होंगे, जो व्यापार संघ होगा, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होगा, इन सब का अपना अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। इन सब का जो प्रतिनिधित्व क्षेत्र होगा वो अलग निर्वाचित किया जाएगा, अलग प्रदान किया जाएगा। तो जो इन सब का क्या कर दिया गया? अलग प्रतिनिधित्व क्षेत्र प्रदान किया गया था। ये 5 प्रावधान इसके महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन वाली बटन को हिट कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।